डॉक्टर जयशंकर साहिब, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आज फिर अज्ञेय रचित कविता हिरोशिमा का अनुशीलन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का प्रयोग किया था और एटम बम के उस विस्फोट से किस प्रकार से उन दो शहरों में व्यापक विध्वंस का मर्मांतक दर्दनाक मंजर प्रस्तुत हुआ, उसका चित्रण अज्ञेय कवि ने इस कविता में किया है। अगला जो वाक्य है उस पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अज्ञेय कवि बिंबों के माध्यम से, चाक्षुष बिंब के माध्यम से, विजुअल इमेजरी के माध्यम से उस विध्वंसक दृश्य को किस प्रकार से रूपायित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषित करते हैं। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। अमेरिका द्वारा एटम बम के जो प्रयोग किए गए, उस एटम बम को, उस आणविक अस्त्र को अज्ञेय कवि सूरज कह रहे हैं, क्योंकि सूरज की तरह प्रचंड ज्वाला अग्निपुंज के रूप में वह दिख रहा था। और जब उसका विस्फोट हुआ तो जापान के उन दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में किस प्रकार से विध्वंस का मंजर उपस्थित हुआ, उसका चित्रण यहां कवि अज्ञेय कर रहे हैं कि लाखों मनुष्यों की जो लाशें थीं वो छाया की तरह हो गई, परछाई की तरह दिखने लगी, काली छाया के रूप में देखने लगी और सब ओर पड़ी हुई थी, लाशें पटी हुई थी नागासाकी शहर में, उस पूरे अंचल में। एक कैटास्ट्रोफी का चित्रण, एक डिस्ट्रक्शन का चित्रण, एक विध्वंस का चित्रण यहां अज्ञेय कवि करते हैं। युद्ध की विभीषिका कैसी होती है, वार कितना खतरनाक होता है, कितना खौफनाक होता है, कितना दर्दनाक होता है उसका परिणाम, उसका चित्रण यहां कवि करते हैं। युद्ध हमेशा से विध्वंसक हुआ है और मनुष्य जाति की हमेशा से यह कामना रही है कि शांति की ओर जाए। शांति उसका आदर्श रहा है मनुष्य की सभ्यता का। लेकिन जो वास्तविकता है कि संसार में अनेकों युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध सबसे विध्वंसक रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के प्रसंग का चित्रण यहां अज्ञेय कवि कर रहे हैं। तो छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह एटम बम रूपी जो सूरज है वह पूरब दिशा से उदित नहीं हुआ था। वह कोई प्राकृतिक सूरज नहीं था, वह कोई नैसर्गिक भास्कर मार्तंड नहीं था जो पूरे संसार को आलोकित करता है, पूरे संसार को सक्रिय और चेतना संपन्न बनाता है, बल्कि यह मनुष्य रचित एटम बम रूपी सूरज था। तो यहां एक रूपक का प्रयोग किया गया है, मेटाफर है। सूरज को एक मेटाफर के रूप में यहां अज्ञेय कवि ने प्रस्तुत किया है। चूंकि यह प्रयोगवादी कविता है इसलिए इसमें रूपकों का चित्रण है, तुकबंदी नहीं है, राइम स्कीम नहीं है, छंदबद्ध कविता यह नहीं है। लेकिन कविता में एक आंतरिक प्रवाह है, कविता में एक रिदम है, कविता में एक लयात्मक अनुवीति है, एक यूनिटी है। तो देखें, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। जब बमबारी हुई, एटम बम का जब विस्फोट हुआ, अचानक क्षण मात्र में, पल मात्र में नगर के बीचों बीच अचानक अग्निज्वाल की बरसात हुई, भीषण विस्फोट हुआ। तो वह सूरज पूरब में नहीं उगा था, अंतरिक्ष में नहीं उगा था, क्षितिज में नहीं उगा था, उसकी रश्मियां क्षितिज से नहीं आई थी बल्कि धरती से आई थी। नगर के चौराहे से
विस्फोट के रूप में आई थी। तो वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के और कवि लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से चित्रित करते हैं काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों। एक विराट व्यापक कॉस्मिक इमेजरी का के प्रयोग के माध्यम से अज्ञेय इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि एटम बम के विस्फोट के बाद का जो परिदृश्य था वह कैसा था। ऐसा लगा कि काल रूपी जो सूरज है, सूर्य माइथोलॉजी का चित्रण, प्रयोगवादी कविता है, लेकिन कवि अज्ञेय पुराण कथाओं में जाते हैं, दंत कथाओं में जाते हैं, माइथोलॉजिकल सिंबल्स को लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता रथ पर सवार होकर, जिनके रथ के 7 घोड़े हैं, उन 7 घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होकर सूर्य देवता प्राचीन दिशा से आते हैं और पूरे संसार को आलोकित करते हैं। तो एक माइथोलॉजी का चित्रण किया जा रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का जो खौफनाक मंजर है उसको इसमें पोर्ट्रियल किया गया है। तो इस प्रयोगवादी कविता में हम यह भी देख रहे हैं कि इसमें प्राचीनता का और आधुनिकता का कॉम्बिनेशन किया गया है। माइथोलॉजी के माध्यम से आधुनिक संदर्भ को संप्रेषित किया जा रहा है कवि अज्ञेय के द्वारा। देखिए क्या कहते हैं कवि अज्ञेय। काल सूर्य, काल रूपी सूर्य, रूपक अलंकार, मेटाफर। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों। ऐसा लगा एटम बम की जब बरसात हुई, एटम बम की जब बमबारी हुई, उसका विस्फोट हुआ तो कवि अज्ञेय कहते हैं कि ऐसा लगा कि काल रूपी सूरज के रथ के पहियों के जो अरे थे वे टूटकर चारों दिशाओं में बिखर गए हैं, दूर दूर तक फैल गए हैं। एक कॉस्मिक चित्रण यहां कवि अज्ञेय प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह के डिवास्टेशन का, इस तरह के विनाश का चित्रण अन्य कवियों ने भी किया है और खासकर इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड के कवियों ने युद्ध का वर्णन किया है। युद्ध कितना खौफनाक होता है और युद्ध का परिणाम कितना विध्वंसक होता है मनुष्य सभ्यता के लिए, मानवता के लिए, उसका चित्रण इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड के कवियों ने भी किया है। और जैसा कि हमने निवेदन किया कि अज्ञेय जी पाश्चात्य कवियों से प्रभावित रहे हैं। W.B. येट्स एक कवि रहे आयरलैंड के और उन्होंने अपनी एक कविता में चित्रित किया है थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट, center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world, the ceremony of innocence is doomed। कवि W.B. येट्स इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार में अराजकता की स्थिति आ गई है। जो केंद्र पूरे संसार को नियंत्रित कर रहा था, संचालित कर रहा था, वह ही बिखर गया है, सेंटर ही कोलैप्स कर गया है और पूरे संसार में अराजकता, दिशाहीनता का वातावरण छाया हुआ है। तो W.B. येट्स की इन पंक्तियों का आभास अज्ञेय की इन पंक्तियों में होता है, जब अज्ञेय कहते हैं काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में काल रूपी सूरज के रथ के पहिए के जो अरे हैं वे टूट टूट कर बिखर गए हैं और लाखों मनुष्यों की लाशें छाया बनकर, काली परछाई बनकर पटी हुई हैं उस पूरे इलाके में, नागासाकी, हिरोशिमा के उस पूरे क्षेत्र में। मनुष्य ने अपने मनुष्य जाति का किस प्रकार से संहार किया है,
किस प्रकार से अमंगल किया है उसका चित्रण, खौफनाक चित्रण, बदरंग खुरदुरा चित्रण कवि अज्ञेय ने इस प्रयोगवादी कविता में किया है। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।